कहीं से अगर हम क्रिटिसाइज करना चाहें तो ऐसा कोई पॉइंट नज़र नहीं आता है। एक नेता जिसने अपनी जिंदगी लोगों के लिए वक्फ कर दी मगर आखिरी वक्त हालाते तन्हाई में गुजरा। एक सांसद जिसे अखबारों ने नेग्लेक्टेड एमपी कहा मगर लोगों ने अररिया का गांधी माना। 14 नवंबर 1996 सीमांचल के इतिहास का वो दिन जब एक गांधीवादी नेता इस दुनिया से रुखसत हो गया। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से 3 साल तक जूझते रहे, ना कोई सरकारी मदद मिली ना कोई विशेष इलाज। आज सीमांचल डायरी आपको उस शख्सियत की दास्तान सुनाने जा रहा है जिसने सीमांचल की राजनीति, समाज और शिक्षा को एक नई दिशा दी। ये कहानी है जनाब हलीमुद्दीन अहमद की। सरहदी गांधी अपनी सिंपलिसिटी ही की वजह से चला है। उस वक्त यहाँ जो अररिया जो कुछ भी था, जिस नाम से जाना जाता था, जिसको लोग पहचानते थे, वो हलीम बाबू सरहदी गांधी। और यहाँ की जो सोसाइटी सब थी, कॉलेज स्कूल वगैरह, यतीम खाना, ये सब में उनका खास रोल रहा। नेक और शरीफ आदमी थे, इसलिए शायद कहा जाने लगा सरहदी गांधी। और तस्लीम साहब जो इस इलाके का नाम रखे, सीमांचल बाद में, वो भी उसी कंसर्निंग था। 5 जुलाई 1978 की दोपहर 3 बजे देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी संसद भवन के पहले माले के एक कमरे में पहुंची। उन्हें लोकसभा के विशेष अधिकार समिति, जिसे प्रिविलेज कमेटी भी कहा जाता है, के सामने पेश होना था। लेकिन कमेटी ने उन्हें पहले बाहर इंतजार करने को कहा और लगभग 1 घंटे बाद बुलाया। करीब 15 मिनट की पूछताछ के बाद उन्हें जाने की अनुमति दे दी गई। कुछ महीने बाद 22 नवंबर 1978 को समर गुहा की अध्यक्षता वाली विशेष अधिकार समिति ने अपना निर्णय सुनाया। समिति ने इंदिरा गांधी को अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान आपातकाल में विशेष अधिकार का उल्लंघन और लोकसभा की अवमानना का दोषी ठहराया। इस 15 सदस्यीय समिति में किशनगंज के तत्कालीन सांसद हलीमुद्दीन भी शामिल थे। आजाद एकेडमी, अररिया कॉलेज और मिलिया कॉलेज इंटरसेक्शन, हम तो मेरी जानकारी के हिसाब से इसमें उनका बहुत बड़ा रोल। कॉलेज जब अनाउंस हुआ और मीटिंग होने लगी, यहाँ जमीन वहाँ जमीन नहीं देने लगे लोग, तो हलीम बाबू को पकड़ा गया। उमर शाकिर साहब ने कहा कि अभी नई रिश्तेदारी आपकी हो रही है। रिश्तेदारी हुई नहीं थी, मंजूर वकील साहब की शादी हुई नहीं थी, रिश्ता तय हो गया था। अगर मुजीब साहब को सिसोना पकड़ा जाए तो वो जमीन दे सकते हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपने तौर पर कोशिश कीजिए। तो लोगों ने कोशिश किया, हाँ हुआ, लेकिन मुझे याद है कि मुजीब साहब और उनके बड़े भाई के 3 भाई थे, उन्होंने कहा कि हलीम बाबू का तस्करा आया, तो उन्होंने कहा कि हलीम बाबू आ जाएंगे तब तो हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो फिर हम लोग हलीम बाबू को कस के पकड़े और हलीम बाबू वहां गए। अब वो गए और बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि आप आ गए हैं तो वहाँ 8 बीघा जमीन जिसमें अभी कॉलेज बना हुआ है आगे पीछे, वो उन्होंने ही दिया। हलीमुद्दीन अहमद का राजनीतिक सफर 1967 में जोकीहाट विधानसभा सीट से शुरू हुआ, जहां उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर पहला चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 1977 में उन्होंने किशनगंज लोकसभा सीट से कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और कांग्रेस के जमीलुर रहमान को 80,130 वोटों के अंतर से हराकर पहली बार संसद पहुंचे। 1980 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का जनता पार्टी में विलय हो गया। इस पार्टी के टिकट पर उन्होंने किशनगंज से फिर चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार जमीलुर रहमान से हार गए। हालांकि 1985 में बिहार में कांग्रेस सरकार के दौरान बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह के कहने पर हलीमुद्दीन अहमद फिर से कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने अररिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और 32,918 वोट के साथ शानदार जीत दर्ज की। कांग्रेस में शामिल होने के बाद हलीमुद्दीन अहमद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और पूर्णिया जिला कांग्रेस कमेटी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। इसके अलावा वह बिहार राज्य कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन, बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड और बिहार स्टेट हज कमेटी के सदस्य भी रहे।
1959 से 1974 तक वे व्यापार मंडल सहयोग समिति अररिया के चेयरमैन रहे। 1967 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बॉम्बे सत्र में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स के रूप में भाग लिया। 1973 से 1976 तक पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के हज कमेटी के कन्वेनर रहे। 1959 से 1976 तक पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के निदेशक और अररिया शाखा के ऑनरेरी संयुक्त सचिव रहे। सांसद रहते हुए किशनगंज और बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिए परवान प्रोजेक्ट पास करवाया और बरौनी कटिहार बड़ी लाइन रेल सेवा की मंजूरी दिलाई। कोऑपरेटिव मूवमेंट से जुड़ के वो अपने क्षेत्र के बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। उस आदमी में सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब कुछ अररिया का विकास हो, अररिया का लोग आगे बढ़े, ये चीज़ उनमें कूट के भरा हुआ। उस तरह का जनप्रतिनिधि पहले, इसलिए उनको सीमांचल का गांधी भी कहा जाता था, हलीम सदा को। हलीमुद्दीन अहमद जिला बनाओ आंदोलन के अग्रिम पंक्ति के नेता थे। इस आंदोलन में उन पर मुकदमे चले और वे जेल भी गए। 1989 में राजीव गांधी के अररिया दौरे पर स्वागत समिति की ओर से मांग पत्र उन्होंने ही सौंपा। मुख्य मांग थी अररिया को जिला बनाया जाए। 14 जनवरी 1990 को यह सपना पूरा हुआ। उस समय जब तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा अररिया आए, मंच पर उस समय के विधायक हलीमुद्दीन अहमद अपनी सशक्त उपस्थिति के साथ इस ऐतिहासिक उपलब्धि के साक्षी बने। जिला बनाओ में फ्रंट लाइनर वो लीड लिए। राजीव गांधी का जब अररिया विजिट हुआ था एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो वेलकम करने का और मेमोरेंडम पढ़ने का, प्रेजेंट करने का ये सौभाग्य उनको मिला था। जिला बनाओ का जो मूवमेंट हुआ था उसमें फ्रंट लाइनर थे और उन पर केस भी चला, जेल भी गए। हलीमुद्दीन अहमद का जन्म 15 नवंबर 1921 को बिहार के अररिया जिले के खरैया बस्ती में हुआ। उनके पिता शेख बदरुद्दीन अहमद एक स्वतंत्रता सेनानी थे और 1920 के दशक में खिलाफत आंदोलन से जुड़े हुए थे। अररिया में वो खिलाफत आंदोलन के महासचिव भी रहे। राजनीति और सेवा की भावना हलीमुद्दीन साहब को विरासत में मिली और उनका झुकाव महात्मा गांधी के विचारों की ओर बढ़ने लगा। प्रारंभिक शिक्षा अररिया हाई स्कूल से और फिर पटना कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की। यहाँ उनके शिक्षक अंग्रेजी के विद्वान प्रोफेसर कलीमुद्दीन अहमद और उर्दू साहित्यकार अख्तर औरनवी जैसे बड़े नाम शामिल थे। उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन एक शिक्षक के तौर पर रसल हाई स्कूल बहादुरगंज, मौजूदा जिला किशनगंज से शुरू किया। शिक्षण के दौरान उन्होंने कई प्रतिभाशाली छात्रों को मार्गदर्शन दिया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रफीक आलम और सीमांचल के इतिहासकार अकमल जजदानी प्रमुख हैं। उनके बड़े बेटे डॉक्टर शमशाद अहमद कहते हैं, अब्बा को इन दोनों छात्रों पर गर्व था और ये दोनों भी जीवन भर उनका सम्मान करते रहे। लोगों ने हाउस में पास करके, चूंकि अररिया को लोग पहचान दिलाने वाले लोगों में एक रहे हैं। और आप जानते हैं कि इतनी सादगी थी उनके अंदर कि लोग उनको गांधी जी भी बोला करते थे। उनकी पूरी जिंदगी सादगी से भरी थी और हमने देखा कि ऐसे लोगों का नाम जिंदा रहना चाहिए, तो हमने बोर्ड में ये सुझाव रखा कि इनको नामित किया जाए हलीमुद्दीन बार्केट से। जनवरी 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण मिला, लेकिन संसद में इस मुद्दे पर पहली आवाज 1978 में हलीमुद्दीन ने उठाई। उन्होंने पूछा, आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों को एयर इंडिया जैसे सेवाओं में आरक्षण क्यों ना दिया जाए। उस दौर में ना तो ईडब्ल्यूएस की कोई आधिकारिक परिभाषा थी और ना ही आरक्षण की कोई ऐसी व्यवस्था, लेकिन इस सवाल ने संसद में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के अधिकार पर बहस की शुरुआत की, जिसने आने वाले दशकों में इसके लिए जमीन तैयार कर दी। आज अब वो एमपी एमएलए के लिए खड़े हुए, एमपी के लिए, तो हमसे अब बोले कि काली मंदिर का आशीर्वाद दे दो आपको। तब वो आए, तब उसको माला पहना दिए, आशीर्वाद दिए। एमपी बन के आके बोला कि जो मंदिर में खर्चा बन रहा है उसमें जो खर्चा होगा हम भी देंगे। अब आइए, तब 10,000 रुपया करीब दिया वो। हलीमुद्दीन अहमद गंगा जमुनी तहजीब के पैरोकार की एक बेहतरीन मिसाल थे। 1967 में दुर्गा पूजा का मूर्ति विसर्जन और रमजान का अलविदा जुमा एक ही दिन पड़ा। अफवाह फैली जुलूस जामा मस्जिद के पास से गुजरेगा,
तभी हलीमुद्दीन ने आगे बढ़कर प्रशासन से बात की और जुलूस को उसके पुराने रास्ते से शांतिपूर्वक निकलवाया। कुछ दिन के बाद अररिया के सिविल एसडीओ सुरेंद्र प्रसाद ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, ही इज एन एसेट टू द सोसाइटी ऑफ अररिया, यानी वह अररिया समाज के लिए एक सरमाया है। चाहे 92 का राइट हो, बाबरी मस्जिद वाला इशू लेके टन गए थे खरजा बस्ती में कि अगर कोई कुछ किया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं। ये सब गांधी का ना कैरेक्टर था। 2 मई 1979 संसद भवन। हलीमुद्दीन अहमद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संशोधन बिल पर बोल रहे थे। उनकी आवाज में ठहराव मगर शब्दों में धार थी। देश के 10 करोड़ मुसलमान तरक्की की पूरी क्षमता रखते हैं, लेकिन उन्हें अलग अलग मसलों में उलझाकर पिछड़ा रखा गया है। एएमयू जैसे संस्थान उन्हें आगे लाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। जनता पार्टी के सांसद होते हुए भी उन्होंने अपनी ही पार्टी की लाइन से इत्तेफाक नहीं किया। अल्पसंख्यक दर्जा बहाल किए बिना बिल के पक्ष में वोट करने से इनकार किया और सदन से बाहर निकल आए। उन्होंने साफ कहा, जो लोग बंटवारा चाहते थे वे पाकिस्तान चले गए। जिन्हें इस मिट्टी से मोहब्बत है वे यही हैं। मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक असली अल्पसंख्यक संस्थान है। मेरा ज़माना तालिब इल्मी का ज़माना था। सन 1977 की ललकार, दिल्ली में जनता की सरकार, उसी मौके से उनकी जीत हुई थी। यकीनन है कि मैं उन लोगों के कारनामों को जो कुछ उस वक्त गैर शऊरी तौर पर देखा था और आज जो कुछ पढ़ता हूँ समझता हूँ कि हम लोगों से बहुत ही मेयारी लोग थे और आज के दिन में ऐसी अबकारी शख्सियतों को सियासत की शदीद ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि कल के लोग लाल बहादुर शास्त्री को चुनते थे, कल के लोग नेहरू को चुनते थे, मौलाना आज़ाद को चुनते थे, अब्दुल हलीम को चुनते थे। हलीम साहब एडवोकेट या पूर्व एमएलए, पूर्व एमपी कहिए, बड़े शरीफ थे, बड़े नेक थे, बड़े शब्द लोग। हलीमुद्दीन अहमद ने शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाई। 1960 में उन्होंने आजाद एकेडमी हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की, जो स्वतंत्र भारत के पहले मुस्लिम अल्पसंख्यक स्कूलों में से एक था। वे इसके सह संस्थापक, लाइफ मेंबर और सचिव रहे। 1973 से 1976 तक अररिया कॉलेज अररिया के सह संस्थापक कन्वीनर रहे और इस दौरान कॉलेज के निर्माण व विकास में भरपूर सहयोग दिया। अररिया के अलशम्स मिलिया कॉलेज और अररिया पब्लिक उर्दू लाइब्रेरी की स्थापना में भी उनका अहम योगदान रहा। इसके अलावा वह मदरसा इस्लामिया यतीम खाना अररिया एवं जामा मस्जिद अररिया के मैनेजिंग कमेटी के सदस्य थे। हम यही कहते हैं कि हर औलाद को ऐसा वालिद मिले या वालिदैन मिले। हम खुश नसीब हैं कि ऐसे शख्सियत के हम लड़के हैं। आज भी कहीं जाते हैं, जो पुराने लोग हैं, किसी ऑफिस में जाएं या कहीं भी जाएं, अगर उनको ये न पता होता है या वो मालूम पड़ जाता है कि हलीम बाबू के लड़के हैं, तो इज़्ज़त मिलता है, हमको बहुत इज़्ज़त मिलता है। अल्लाह उनके रूह को सुकून दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब अता फरमाए। जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्हें अररिया का गांधी कहा तो यह सिर्फ उनके राजनीतिक सम्मान की बात नहीं थी, बल्कि यह उनके सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण का भी प्रमाण था, जो एक सच्चे गांधीवादी नेता की पहचान होती है। हलीमुद्दीन अहमद अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन ऐसे गांधीवादी और ईमानदार नेता सदियों में एक बार जन्म लेते हैं। उनके जीवन और उपलब्धियां सीमांचल की बदलती तस्वीर का वो सफर है जिसमें संघर्ष, सेवा और लोगों के लिए जीने का जज्बा शामिल है। यही सफर आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा और सीमांचल की मिट्टी में उनकी यादें सदा जिंदा रहेंगी। सीमांचल डायरी बिहार के इस महान सपूत को खिराजे अकीदत पेश करता है।